Will Iran lose this war? Only time will tell. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब अमेरिका ने गलत जंग स्टार्ट कर ही दी है। दोस्तों, मैं साउथ एशियंस या पाकिस्तानी टर्म्स में क्रिकेट एनालॉजी से समझाऊं तो कभी कभी होता था ना, बचपन में संडे मैचेस खेलने हम जाते थे जब हम कॉन्फिडेंट होते थे, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट होते थे कि सामने वाली टीम की बैटिंग हमारी बॉलिंग के सामने फेल है। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि आप हर बॉल को देख के खेलते हैं, ऑफ वाली को ऑफ पर, लेग वाली को लेग पर, सेंटर वाली को सेंटर में, और यॉर्कर को आप रोकते भी हैं। पर जब हम ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट हालत में जाते थे, हम हर बॉल पर शॉट, ये नहीं देखना बॉल कहाँ की है। सो अमेरिका ने पहले बैटिंग करते हुए अपना टारगेट अचीव कर लिया और ऑपोजिट साइड के कैप्टन लेट आयतुल्ला अली खामेनी को भी आउट कर दिया। अब बाकी ईरानियन टीम ने इसको T20 मैच समझ लिया और हर बॉल पर मार मार के पूरे जीसीसी को आउटफील्ड बना दिया, आउटसाइड द सर्कल। और मजे की बात, जीसीसी और दुनिया तो ये मैच खेल भी नहीं रहे थे। जब मैंने 1 मार्च को दोपहर को 1 बजे एपिसोड 6 रिकॉर्ड किया था, तब तक ईरान ऑलरेडी अपना रिस्पॉन्स इजराइल और अक्रॉस द जीसीसी रीजन यूएस मिलिट्री बेसिस पर अटैक करके दे चुका था। ईरान के बहुत सारे शहरों में धमाके चल रहे हैं, तेहरान, इस्फहान, शिराज, तबरीज से लेकर मिनाब तक आपको हर जगह धमाके सुनाई देंगे और धुआं दिखाई देगा। पर यह धुआं मिनाब में हुए हमले, जो कि एग्जैक्ट वही गाजा पैटर्न फॉलो करता है आईडीएफ का, कि हॉस्पिटल हो या स्कूल, पहले बॉम्ब गिराओ, फिर गलती बोलो, फिर इन्वेस्टिगेशन का घंटा पकड़ा दो। अभी तक कंफर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक 165 बच्चियां और स्टाफ की डेथ हो चुकी है। इन्ने लहे व इन्ने लहरा हजून। और ये हमला तो हुआ भी फर्स्ट वेव ऑफ अटैक्स में, तो हाउ कम इट फेल ऑन द रॉन्ग टारगेट? कूडोस टू द पीपल ऑफ मिनाब। 2 दिन के बाद जब जनाजे की बारी है इन बच्चियों की, तो आप विजुअल्स देखें दोस्तों मिनाब की सड़कों के। कहीं से लगता है कि ये कौम हार गई है या किसी किस्म के सरेंडर के मूड में है। वैसे ईरान भी रुका नहीं है मिडल ईस्ट तक, सिर्फ उन्होंने ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की साइप्रस में जो बेस है उसको भी टारगेट किया है, जस्ट ऑन द इंडिकेशन दैट यूनाइटेड किंगडम इज रेडी टू प्रोवाइड द बेसिस इफ द वॉर कंटिन्यूज। अब जर्मनी, फ्रांस, यूके तीनों बोल रहे हैं वी आर रेडी टू सपोर्ट दिस वॉर, बट ड्यू टू पब्लिक प्रेशर बैक चैनल्स पर ये बोल रहे हैं ये अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं है, ये लिमिटेड सपोर्ट है। जो डेथ टोल है वो दोनों तरफ है, बट ऑब्वियसली ईरान इज टेकिंग अ हेवियर हिट ड्यू टू वीकर एयर डिफेंसेस। आप लोगों की स्क्रीन पे एक मैप आ रहा होगा, और ये मैप अगर आप देखें तो ये करंट डेथ टोल बताता है। जो करंट कैजुअलिटीज हुई हैं कुछ इस तरह: 1045 killed in Iran, hundreds injured. In Iraq, 2 killed, 5 injured. Lebanon, 50 killed, 335 injured. Kuwait, 4 killed, 35 injured. Bahrain, 1 killed, 4 injured. Qatar, 16 injured. UAE, 3 killed, 68 injured. Oman, 1 killed, 5 injured. Jordan, 5 injured. Israel, 11 killed, hundreds injured. और यूएस मिलिट्री बेसिस की बात करें तो 6 किल्ड एंड 18 इंजर्ड। सऊदी में अभी तक कोई डेथ या सीरियस इंजरी की रिपोर्ट तो नहीं आई है। कल रात को कतर पे फिर से 2 मिसाइल फायर किए ईरान ने, जिनमें से एक अल उदैद एयरबेस पे गिरा और दूसरे मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिए कतर डिफेंस सिस्टम ने, बट बोथ मिसाइल्स वर फायर्ड फॉर अल उदैद एयरबेस। दोस्तों, ब्लूमबर्ग ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्टिमेशन निकाल ली है इंटरसेप्टर्स की, जो यूएस और उसके एलाइज के पास हैं। सो एज पर देयर रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन, जिस रेट पर रॉकेट्स फायर हो रहे हैं और इंटरसेप्ट हो रहे हैं, कतर के पास सिर्फ 4, बल्कि आज से काउंट करें तो 3 दिन का स्टॉक है पेट्रियट्स का। यूएई के पास कुछ दिन का, इजराइल के पास कुछ दिन से कुछ हफ्तों का, यूएस के पास सिर्फ
कुछ दिनों से कुछ हफ्ते का स्टॉक है। अब यूएसए खुद इस हाल में है तो क्या करेगा? यूएसए अपने स्टॉक को रिप्लेनिश करने के लिए दूसरे फ्रंट से, जैसे यूक्रेन या ताइवान स्ट्रेट, वहां से इंटरसेप्टर्स मंगा रहा है। और चलो, ये इंटरसेप्टर्स टाइम पर आ भी जाते हैं तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? वो एलाइज जो विदाउट कॉजिंग एनी वॉर बैकलैश बर्दाश्त कर रहे हैं, या यूएस फेवरेट और अगर जायनिस्ट क्रिश्चियंस की माने तो गॉड चाइल्ड नेतन्याहू को मिलेंगे। और ये सब होने के बाद जब आप देखें तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या डिल्यूजन चल रहा है ट्रंप की टीम को और नेतन्याहू को। सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस वॉर ट्रंप को खुद ही नहीं पता इस वॉर का मोटिव क्या है। पहले दिन ट्रंप, वैंस, रूबियो बोलते हैं ये ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करने के लिए। तो 22 जून 2025 को क्या किया था आपने? या तो आपने तब चे बनाया था अमेरिकन को, या आप अब बना रहे हैं। दैट्स फॉर यूएस पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर्स टू फिगर आउट बिटवीन देम। सेकेंड डे ट्रंप साहब आते हैं और कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, इट वॉज टू चेंज द रिजीम इन ईरान, डेमोक्रेसी लानी है। ठीक हो गया, मान लिया। तीसरे दिन डिफेंस सेक्रेटरी आते हैं, वो कहते हैं हम इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये अटैक्स किए हैं। ठीक हो गया, इनकी भी मान लेते हैं। थोड़ी देर बाद जॉइंट सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आता है कि असल में हम ईरान ने जो अपने नेबर्स को तंग किया हुआ, जो टेरराइज किया हुआ अपने नेबर्स को, सबका दादा बना हुआ है, बहुत दादागिरी फैलाई हुई है, उसको खत्म करने के लिए जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये भी मान लेते हैं। और थोड़ी देर बाद उसी दिन लास्ट नेल इन द कॉफिन आ जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की तरफ से, जो कि यूएस कांग्रेस में जाके बोलते हैं, एंड दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट कैप्चर्ड ऑन कैमरास। We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties. और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने इन अटैक्स को कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया है या डिफेंड किया। Israel missile attacks against Iran was preemptive. So does it mean that US foreign policy और US Middle East policy की आप बात कर ले is Israel's policy? मतलब USA के हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये दिन पांचवा भी नहीं होता तो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट आ जाती है कि नहीं 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 नहीं, it was our decision to go ahead एंड वी स्ट्राइक। खैर, सानू की अब ये तो सवाल है फॉर अमेरिकन्स टू पॉन्डर ऑन। वी हैव अदर थिंग्स टू डिस्कस। ये लड़ाई सिर्फ रॉकेट एक्सचेंज की नहीं रही, ये अब डिटेरेंस, इंड्योरेंस और ग्लोबल स्टेबिलिटी की बन गई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फुली ब्लॉक कर दिया है। लेट मी रिमाइंड यू, यहां से वर्ल्ड की 30% एनर्जी सप्लाई जाती है। और यहां भी नुकसान इजराइल और यूएसए का नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। साउथ एशिया की एनर्जी सप्लाई यहां से जाती है और यूरोप भी सिंस वॉर इन यूक्रेन अपनी एनर्जी नीड्स यहां से पूरा कर रहा है। चलो, यूरोप के पास तो रशियन कॉम्प्रोमाइज है। साउथ एशिया में पाकिस्तान और इंडिया को देख ले, सिर्फ 30 से 40 दिन की सप्लाई रख के बैठे हुए। और यूएस तो सिर्फ 20 से 25% एनर्जी जो है इंपोर्ट करता है, बाकी तो वो डोमेस्टिकली पूरी करता है जो भी उसकी एनर्जी नीड्स है। इजराइल के पास ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं, नहीं तो इराक है, वरना न्यू रेसिपिएंट ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी किस दिन काम आएगा? वेनेजुएला। कतर एलएनजी, वन ऑफ द बिगेस्ट एलएनजी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव halted their supply. Just one company provides 20% of the world LNG. इसलिए यूरोप में गैस प्राइसेस 15% बढ़ गई हैं। अरामको हैज आल्सो बीन हिट, अब हिट या सैबोटाज। यहाँ नया रौला पड़ गया। सबसे पहले न्यूज आती है कि सऊदी अरामको को ईरानी मिसाइल ने हिट किया है। नेक्स्ट डे ईरान डिनाई कर देता है, बल्कि क्लैरिफिकेशन देता है, वी हैव नॉट हिट एनी फ्रेंडली नेशंस रिसोर्सेज
only US bases in these countries. फिर क्लैरिफिकेशन आती है that it was burning debris from the drone which was intercepted which was coming for the refinery. Okay, सही है. पर यहाँ पर फॉर्मर मागा फेवरेट खैर स्टिल इज टकर कार्सन कहता है कि Saudis have arrested Mossad agents planning and conducting based in Saudi Arabia and Qatar. मतलब false flag operations. Saudi official statement ये है that we are investigating the accident. फिलहाल के लिए उन्होंने रिफाइनरी को बंद कर दी है. And this refinery is just not an oil refinery. It is also a terminal for the export of refined oil and oil products. अब है तो ट्रम्प सपोर्टर टकर कार्सन भी, बट ही डज नॉट सपोर्ट द वॉर इन गाजा एंड ईरान. अब इतनी सारी थ्योरीज हैं इस वक्त मार्केट में. आप टकर कार्सन का राइटिस मागा जो मर्जी कह लें, सेंट्रिस्ट मागा पर्सन, पर उसके बोल्ड क्लेम सुने. Really hurts these countries, and Israel wanted to hurt these countries. That's the point. Wanted to hurt these countries. Wanted to sow chaos and disorder because they are rivals of Israel. So it's probably hasn't been reported, but it's a fact that last night in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. That doesn't make any sense. Why would the Israelis be committing bombings in two Gulf countries which are also being attacked by Iran? Aren't they on the same side? No. Israel wants to hurt Iran and Qatar and UAE and Saudi and Bahrain and Oman and Kuwait. और ये राग तो नेतन्याहू 2012 से यूएन की जनरल असेंबली की एनुअल मीटिंग में अलाप रहे that Iran is weeks, days, months away from becoming nuclear. जबकि खुद ही अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल डिस्क्लोज ही नहीं करते. डिस्क्लोज बल्कि क्या, आउटराइट एडमिट ही नहीं करते. ना IAEA को एक्सेस देते हैं अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को, ना उनको ज्वाइन करते हैं फॉर्मली. तो वाई शुड एनीवन, लेट अलोन द वर्ल्ड शुड ट्रस्ट देम. तो वैसे तो दुनिया बोलेगी कि मुसाद बेस्ट है, तो हाउ कम देयर न्यूक्लियर इंटेल ऑफ ईरान इज ऑलवेज रॉन्ग. ये वही येलो केक है जो अमेरिका को इराक में मिला था. टोनी ब्लेयर वुड टेस्टिफाई टू इट. तो व्हाई शुड Israel be the only country in the region to have nuclear weapons? And the same regime kills Ayatollah Ali Khamenei, जो कि publicly बोल चुके हैं कि nuclear weapons are against the concept of war in Islam. इस्लाम में न्यूक्लियर वेपन्स की जगह ही नहीं है. वेस्टर्न मीडिया हो जाए, ईस्टर्न मीडिया हो जाए, वो सिर्फ ये चीख रहा है ईरान न्यूक्लियर. बट इजराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर डिटेरेंस की कोई बात ही नहीं करता, अपार्ट फ्रॉम मेहदी हसन, जेफरी सैक्स एंड अ फ्यू अदर्स. अब टू एंड फ्रो रॉकेट्स चली जा रहे हैं. बट द फनी पार्ट इज $20,000 के ड्रोन को मारने के लिए $4 मिलियन के रॉकेट फायर किया जाता है, और वो भी कोई एक नहीं, 3 से 4. और ड्रोन स्टिल एस्केप करके टारगेट को हिट कर देता है. ऐसा लग रहा है जैसे कोई सस्ती प्रोडक्शन की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर चल रही है. 3 जहाज तो कुवैत में गिर गए. रीजन क्या आता है? सेंटकॉम से फ्रेंडली फायर. भाई कौन से बिलालगंज के F-15 है जिनमें IFF आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो सिस्टम ही नहीं है, विच इज द मोस्ट बेसिक एजेस ओल्ड सिस्टम. अगर हम यहाँ डिफेंस एनालिस्ट प्रवीण स्वानी की माने तो इट वाज डन विद द हेल्प ऑफ चाइनीज. असल में दोस्तों, चाइनीज के पास एक सैटेलाइट सिस्टम है, बेदू सैटेलाइट सिस्टम, जिसका फायदा अभी पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन रियल वॉर सिचुएशन उठाया अगेंस्ट इंडिया इन दिस 5 और 4 डे वॉर्स. अब ये सैटेलाइट सिस्टम 2 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करता है. पहली ये कि सिग्नल को मास्क करता है, तो एयरक्राफ्ट शो होगा फ्रेंडली, फो या कमर्शियल, डिपेंडिंग ऑन स्पीड, सिचुएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दूसरी, ये सिग्नल जैम करता है. सो एट द सेम टाइम जब सिग्नल को मास्क कर रहा है, ये आपके रेडियो कांटेक्ट और सैटेलाइट कांटेक्ट टू बेस
उसको भी खत्म कर रहे, लीविंग द पायलट एंड एयरक्राफ्ट वनरेबल ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। अब आप कहेंगे ये कंस्पिरेसी क्यों? एक दफा, दो दफा इत्तेफाक होता है, तीसरी दफा इत्तेफाक नहीं होता। चाइनीज तो सीधा सीधा कह रहे हैं, वी डिफेंड द राइट ऑफ ईरान टू डिफेंड इट्स सॉवरेन टेरिटोरियल बाउंड्रीज। आपके चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान देख सकते हैं जो उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया। और एक और प्लेयर है जो क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है और स्ट्रेटेजिकली कैलकुलेट भी कर रहा है। रशिया डे वन से बहुत ही कैलकुलेटेड और रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स दे रहा है, कंडेमनेशन के साथ रिस्ट्रेन, डीप कंसर्न, रिस्ट्रेन की अपील, फर्दर एस्केलेशन से बचने की अपील। ऑफिशियली मॉस्को ने दोनों साइड्स को काम रहने के लिए कहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी रशिया ने अपने रीजनल एसेट्स जो सीरिया में है उनको अलर्ट मोड में डाल दिया है, क्योंकि सीरिया में रशियन मिलिट्री प्रेजेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उनका प्राइमरी कंसर्न ये है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियन थिएटर में स्पिल ओवर ना कर जाए, क्योंकि ऑलरेडी लेबनान और जॉर्डन के अंदर तो घुस गई है आईडीएफ और इजराइल, एंड दे आर ऑक्युपाइंग लैंड देयर टू प्रोटेक्ट इजराइल। बस यही नहीं सेव हो रहे सिर्फ। रशिया के ना इन्वॉल्व होने के ये रीजन बहुत सिंपल है। रशिया करंटली यूक्रेन फ्रंट पे फुली इंगेज है। एक नई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन क्यों खोले अमेरिका से? लेकिन रशिया ने नैरेटिव लेवल पर एक चीज हाईलाइट करना शुरू कर दी है, रीजनल प्रॉब्लम्स और इंस्टेबिलिटी की जो रूट कॉज है वो वेस्टर्न पॉलिसीज हैं। ये मैसेजिंग यूएसए को इनडायरेक्टली ब्लेम करती है। रशिया और ईरान के रिलेशंस रिसेंट ईयर्स में डीपन हुआ है, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ी है, एनर्जी कोऑर्डिनेशन बढ़ी है, सैंक्शंस एक्सपीरियंस की अलाइनमेंट हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया डायरेक्टली वॉर में जंप कर जाएगा। रशिया की पॉलिसी हिस्टोरिकली ट्रांजैक्शनल रही है, आइडियोलॉजिकल नहीं। अगर ईरान प्रेशर फेस करता है तो रशिया डिप्लोमेटिकली इसको रिजॉल्व करेगा या सपोर्ट करेगा, लेकिन डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करेगा। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रशिया ने जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया का, जून 2025 में ऑर्डर किया था ईरान ने, वो डिलीवर कर दिया ईरान को। दोस्तों, ऐसे डिफेंस सिस्टम ना इतनी जल्दी प्रोड्यूस होते हैं, ना ही इंटीग्रेट होते हैं विद अदर सिस्टम्स, और ना ही कोई इतनी जल्दी ट्रेन हो जाता है कि इनके ऑपरेशन सीक्स रन कर सके। Still, Iran has this air defense system and is using it, as the F-15 incident in Kuwait shows or indicates towards that it was done through Chinese satellite, and that the signal was masked by Chinese satellite and it was hit by an S-300 missile. दोस्तों, ये जो है ना डिफेंस इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क सेट करता है कि 10 महीनों में एक सिस्टम प्रोडक्शन से लेके डिलीवरी, इंटीग्रेशन और ऑपरेशंस की स्टेज पे है। सो गाइस, आई विल से ईरान इज इन दिस वॉर फॉर द लॉन्ग रन, ना कि जैसे कि ट्रंप और नेतन्याहू कह रहे हैं दिस विल बी अ लिमिटेड वॉर। अब पाकिस्तान की बात करें तो इट्स इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, बोथ सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एंड पॉलिटिशियंस। तो आयतुल्लाह अली खामनाई की डेथ पर जो यूएस कॉन्सुलेट्स पर के बाहर प्रोटेस्ट हुए, तो पाकिस्तानीज वर शॉट बाय द यूएस मरीन्स हु वर गार्डिंग द कॉन्सुलेट। और स्टेटमेंट क्या आती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट से? अगर आप किसी के घर में घुसेंगे तो रिएक्शन तो यही होगा, भाई साहब ये वाला नशा करना है जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल एलीट कर रही है। फिर जब देखते हैं कि पब्लिक का रिएक्शन तो यूनैनिमस है, तो शहबाज शरीफ ओए होए होए शिया सुन्नी तो हुआ ही नहीं, हम कर ही नहीं सके। पार्लियामेंट में आते हैं, फातिहा पढ़ी जाती है और साइलेंस ऑब्जर्व किया जाता है। आई विल स्टिल स्टिक टू माई स्टेटमेंट एंड और माई पोजिशन कि हमें अच्छा लगे या ना, सूनर और लेटर पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ दिस वॉर, क्योंकि पीस बोर्ड जिसके हम मेंबर हैं वो बना ही इसलिए फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा एंड फ्यूचर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स।
I would like to take a moment here and explain what Ayatollah Ali Khamenei means to Shia Muslim and Muslims all over the world. Not to offend anyone religiously, but for ease of understanding, एक analogy use करूंगा. What would happen if a bunch of people go to Vatican and kiss the Pope? So the reaction you guys are seeing is just the reaction for Ayatollah is just the reaction that you would see when a pope would be killed or murdered. Because Ayatollah Ali Khamenei is the highest religious authority for Shia Muslims. रिएक्शन तो अमेरिकन पब्लिक हो या ट्रम्प की फैन बेस मागा हो, सबका ही है और सेम भी है. वी डोंट वांट दिस वॉर. आप मार्जरी टेलर ग्रीन का पोस्ट देख लें एक्स पर, वन ऑफ द प्रोमिनेंट मागा वॉइसेस, शी इज सेइंग आई डिड नॉट कैंपेन फॉर दिस वॉर, आई डिड नॉट वोट फॉर दिस वॉर. 43% लोग पोल्स में कह रहे हैं वी डोंट वांट दिस वॉर, इट्स नॉट आवर वॉर. 27% लोग सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं इस वॉर को, बट वो कह रहे हैं इट्स अ वॉर ऑफ चॉइस. सो खुश ना मागा है, ना जनरल पॉपुलेशन, ना ग्लोबल पॉपुलेशन. तो ये हमला किस लिए? स्पेशली जब आप पावर में इसी रेटरिक पे आए हो दैट आई एम अ पीस मेकर. पीस मेकर हु हैज बॉम्ब्ड 7 कंट्रीज इन 1 ईयर. और इजराइल इज नॉट स्टॉपिंग हियर. ये तो नेतन्याहू की 40 साल की विश पूरी की है, क्योंकि इजराइल तो ऑलरेडी बोल रहा है द नेक्स्ट रिजीम विच विल बिकम ईरान अगेंस्ट इजराइल विल बी टर्की एंड कतर. आप लोगों सुन लें इजरायली प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का ये बयान. अब देखते हैं जब नेटो नेशन और यूएसएलआई पर अटैक होता है तो टर्की पर अटैक हुआ विल बी द एंड ऑफ नेटो. तो दोस्तों मिलते हैं अगली एपिसोड में. तब तक सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए.